अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसमें फेडरल ओम्बड्समैन में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में आपको आज डिटेल बताऊंगा मैं, जिसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक की इसमें जॉब्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये स्टार्ट से ही परमानेंट जॉब होगी और दूसरा फेडरल के डिपार्टमेंट में जॉब होगी। फेडरल की सैलरी में और प्रोविंशियल की सैलरी में थोड़ा सा समटाइम डिफरेंट हो जाता है कि जो फेडरल की सैलरी है उसमें एक हाउस हायरिंग जो है वो कैंडिडेट्स को दी जाती है, जिससे उनकी सैलरी में थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम उस पूरी एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, लास्ट डेट उसकी क्या है, उसकी कितनी सैलरी बनती है। तो चलें जनाब, बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट की तरफ, उसे देखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। जी तो दोस्तों, ये है फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, FOSPAH इस महकमे का मुखफ़्फ़ है। फेडरल का ये महकमा है। और आपको ये भी कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है वो बैन लगा है सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर, और प्रोविंशियल लेवल पर बैन इसलिए लगा है क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई है, निगरान हुकूमत बैठी है, तो निगरान हुकूमत जो है महकमों में भर्तियाँ नहीं कर सकती। सिर्फ जो इदारे हैं जैसे PPSC हो गया, FPSC हो गया या फेडरल के जो इदारे हैं उनमें भर्तियाँ जारी हैं, उनमें जो है ना अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो चलें चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ। सबसे पहले आ रहा है जी, लीगल एडवाइज़र होने चाहिए, एक पोस्ट पे चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? LLM या LLB विद 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, या LLM हो या LLB और 15 साल का एक्सपीरियंस हो। हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सारी बात है ये प्रोजेक्ट का जो है ना एक हायर अथॉरिटी होगी, इस वजह से इसकी क्वालिफिकेशन भी हाई मांगी है उन्होंने। दूसरा आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर एडमन होगा, उसमें इस्लामाबाद बेस पोस्ट है, इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी इसकी, जिसमें उन्होंने सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MPA और MBA या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एंड पब्लिक पॉलिसी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये वो डिग्रीज हैं, अगर इन डिग्रीज में किसी ने किया है तो वो अप्लाई कर सकता है और ये रेगुलर बेस होगी और ये 18 ग्रेड की पोस्ट होगी। नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफिसर्स, इसमें भी उन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है मास्टर डिग्री की मांगी है, उसमें मैस कम्युनिकेशन होना चाहिए या मीडिया साइंस या इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एक पोस्ट है इसकी इस्लामाबाद बेस्ड भी। असिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफिसर, आगे उसका असिस्टेंट होगा 17 स्केल में, उसकी भी क्वालिफिकेशन मेंशन है, वो भी रेगुलर बेस है। देन उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन होगा 17 स्केल का, वो भी एक पोस्ट है और वो भी स्टार्ट से परमानेंट पोस्ट है। साथ साथ एज रिक्वायरमेंट भी देखते चलें कि 22 से 30 साल इसकी एज होगी, साथ 5 साल का रिलैक्सेशन डालकर ये 35 साल तक एज बन जाएगी। सुपरिटेंडेंट है 16 ग्रेड का और एक पोस्ट है, इस्लामाबाद बेस्ड पोस्ट है। देन उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, 16 ग्रेड की पोस्ट है ये, इसकी 3 सीटें हैं, एक इस्लामाबाद है, एक पेशावर की है और एक कराची बेस की है। ठीक है, रिक्वायरमेंट उसकी LLM है या LLB विद फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। देन उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी APS, ये भी 16 ग्रेड का होगा और एक पोस्ट है इसकी, रेगुलर बेस्ड पोस्ट है। असिस्टेंट इंचार्ज आ रहा है, उसके बाद ये भी एक पोस्ट है, 16 ग्रेड की है, इसकी भी रिक्वायरमेंट में है सेकंड क्लास ग्रेड C, बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। Relevant experience will be preferred, must be computer illiterate, IT related experience will be preferred। तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जी इनकी। एक तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब असिस्टेंट इंचार्ज के तौर पे किसी महकमे में प्राइवेट वगैरह में उसने काम किया हो, और कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, IT बेस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट है ये, स्टेनोटाइपिस्ट आपको पता है शॉर्ट एंड वर्ड लिखने वाले, उसमें 5 पोस्ट हैं, 2 इस्लामाबाद की हैं, एक लाहौर की, एक पेशावर और एक कराची की। इसमें 20 से 28 साल है, 5 साल रिलैक्सेशन डालकर ये आपकी बन जाएगी 33 साल। इंटरमीडिएट मेन क्वालिफिकेशन है और उसकी स्पीड है 80 एंड 40। ठीक हो गया।
और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है एलडीसी नोवा। अब ये एलडीसी की पोस्ट 9वें की है, लेकिन ये अपग्रेड हो चुकी है, ये 11वीं में जा चुकी है पोस्ट। और इसमें इस 3 पोस्ट हैं, इस्लामाबाद की एक है, पेशावर की एक है, लाहौर की एक है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन इसकी रिक्वायर्ड है, मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स होनी चाहिए और 3 वीक का आईटी ट्रेनिंग कोर्स होगा कंडक्टेड बाय एनआईटीबी। ये कोर्स क्या होता है, जब आप जॉब में हायर हो जाते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर एनआईटीबी जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, वो आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। टेस्ट में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, आपकी टाइपिंग देखी जाती है और आपसे कुछ टेस्ट दिया जाता है कंप्यूटर बेस के। कुछ वर्ड आपको आता है, ऑफिस आपको आता है, एक्सेल वगैरह आता है, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट के बाद का प्रोसीजर होगा, उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी है। देन उसके बाद ड्राइवर आ रहे हैं, 5 ड्राइवर हैं, उसमें प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए। नायब कासद है, अगर आपकी एज ओवर एज हो रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कि आप नायब कासद में भी अप्लाई करके अपनी एज को सिक्योर कर लें। उसके बाद फिर आगे आप जो महकमे आते हैं उसमें अप्लाई करके आप अपने आप को आगे से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल में ये है कि अगर आप एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं तो फिर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है फेडरल टू फेडरल। बाकी छोटी पोस्ट आ रही हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ पे करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट इसकी क्या है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। टीए टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई नहीं दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो नहीं रिसीव होंगी। 5 ईयर रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल, ठीक हो गया। ओनली शॉर्ट लिस्टेड को बुलाया जाएगा। द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है जी, कैंसल सीटों को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, ये तो हर ऐड में लिखा होता है। अब हाउ टू अप्लाई में आ जाए। अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन द ओपन टेस्टिंग सर्विस। तो जी OTS वेबसाइट पे जाकर आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहीं पे सारा प्रोसीजर है। हर पोस्ट का वहाँ पे अलहदा सिस्टम होता है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उस पोस्ट की आप फीस जमा करवाएंगे, फिर उस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच एट द गिवन एड्रेस नॉट लेटर देन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। Open testing service will not be responsible for late receipt of the application sent through post or by any other service, ठीक हो गया। एक तो ओपन टेस्टिंग सर्विस आपसे जस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, आपने वहां पर अप्लाई करके उसकी कॉपी डाउनलोड करने के बाद इनको बाय पोस्ट भी करना है। अब ये एक नई चीज में आ गई, पहले ऐसा नहीं होता था। एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन ओपन टेस्टिंग सर्विस। वहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, उसको मैनुअल फिल करेंगे, फीस बैंक में जमा करवाएंगे। स्टैंप लगवाने के बाद उन सारों को आप इनवेलप बनाकर कहाँ पर भेजेंगे, गिवन एड्रेस जो नीचे एड्रेस दिया गया है, और 15 दिन के अंदर अंदर आपने भेजना है। जब ये एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, ये आज ही इसके 15 दिन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड शैल नॉट बी रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड आफ्टर। बाय हैंड जाकर आप जमा नहीं करवा सकते, ये ना हो आप उस महकमे में जाकर बाय हैंड जमा करवाएं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बाय पोस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। After applying for the post, applicants are advised to regularly check OTS for important announcement, procedure for roll number slip। तो जब आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया वो तो ये कह रहा है कि आपने बार बार उसको आपने रेगुलरली चेक करना है, ताकि आपको अगर कोई रोल नंबर स्लिप आती है तो फ़ौरन आपको पता लग जाए। Candidates are requested to send their prescribed application form along with online deposit slip to manager operation FOSPAH, एड्रेस ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू रोड, बहरिया टाउन फेज 6 इस्लामाबाद। तो इस एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन बनाकर हर पोस्ट की अलग अलग इन्वेलप बनाकर आपने अलग अलग पोस्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने मुख्तलिफ पोस्टों में अगर आप एलिजिबल बनते हैं तो आप उन सारों को एक ही लिफाफे में डालकर भिजवा दें। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने अलग अलग इन्वेलप बनाना है, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी अलग अलग फीस जमा करवाएं, एक कॉपी अपने पास रख लें और ओरिजिनल आप कॉपी उसकी ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल कॉपी आप उन्हें भेज दें। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा कि कॉपी भेजनी है या ओरिजिनल भेजनी है, तो आप ओरिजिनल ही भेज दें और कॉपी अपने पास रख लें, ठीक है। इससे ऐसा होगा कि अगर ओरिजिनल उन्हें ना भी रिक्वायर हो तो चलो उनके पास पहुंच तो जाएगा ना, लेकिन अगर आपने अपने पास रखा और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ही वो एक्सेप्ट ना करें। तो दोस्तों ये एक आज की अपडेट थी जो मैं चाह रहा था कि आपको शेयर कर दूं। इसमें जाएं, इसमें फ़ौरन अप्लाई करें
और देखें जाके कितनी फ़ीस है। OTS में इतनी ज़्यादा फ़ीस तो नहीं है। तो जो बैन लगा है वो वफाक के महकमों के लिए नहीं है, वो सिर्फ सूबाई महकमों के लिए। इन महकमों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।